नमस्कार, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सबका जीएस एकेडमी हिमाचल के यूट्यूब चैनल में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम हिंदी ग्रामर में करेंगे कारक के बारे में। ओके, तो जो कारक होता है, कारक क्या होता है, कारक के भेद क्या होते हैं, इस तरह से आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। ओके, सबसे पहले तो जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी जो हिंदी ग्रामर की क्लास है वो हफ्ते में एक बार हिंदी का टॉपिक आएगा, ठीक है, सैटरडे को, और जो संडे होगा उस दिन आपकी करंट अफेयर की क्लास रहेगी, ठीक है। और बाकी के जो शुक्रवार तक जो क्लासेस होंगी वो आपकी हिंदी साहित्य की रहने वाली हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कारक। तो कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ ज्ञात हो, ठीक है। तो क्या बोला गया है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ ज्ञात हो उसे क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, जो कारक होते हैं, कारक को आप लोग कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो इसके लिए पहले आप लोगों को पता होना चाहिए हिंदी में कारक कितने हैं, ठीक है। तो चलिए देख करते हैं आगे। तो हिंदी में 8 कारक हैं, हिंदी में 8 कारक हैं, ठीक है। तो एक तरफ कारक लिख लेंगे और एक तरफ क्या आ जाएगा? विभक्ति चिन्ह आ जाएगा, विभक्ति चिन्ह, ठीक है। तो जितने भी कारक हैं उनका कोई ना कोई विभक्ति चिन्ह ही है। जैसे चिन्ह मतलब आप उनको पहचानेंगे कि इसमें कौन सा कारक है, चिन्ह के आधार पर ही। ओके, तो सबसे पहले हो जाएगा कर्ता कारक। कर्ता की विभक्ति होती है कर्ता ने। कई बार जो कर्ता कारक है ये शून्य विभक्ति के साथ भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कर्ता ने कर्म को। कर्म की विभक्ति क्या है? को हो जाएगी। कई बार ये भी शून्य विभक्ति के साथ होता है। ओके, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए अपदान से अपदान से संबंध का के की संबंध का के की रा री भी आ जाता है इसमें, ठीक है। संबंध का के की अधिकरण में पर, अधिकरण में पर संबोधन है अरे, संबोधन है अरे, ठीक है। तो कितने कारक हैं? 8 कारक हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपदान से संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन है अरे। तो आप लोगों को 8 कारक याद होने चाहिए, उनकी विभक्ति चिन्ह भी याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे बारी बारी करके एक एक। सबसे पहले हम करेंगे कर्ता कारक के बारे में। तो सबसे पहले आ जाएगा कर्ता कारक क्या होता है? कर्ता कारक, ठीक है। तो कर्ता मतलब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध होता है, ठीक है, वहां पर कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। तो आप लोगों ने परिभाषा भी साथ में लिखनी है, उसके बाद जो उदाहरण करवाऊंगी वो भी आप लोगों ने साथ में लिखने हैं, ठीक है। तो लिखेंगे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से करने वाले का बोध होता है, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, करने मतलब जो क्रिया करने वाले का, ठीक है, जो क्रिया कर रहा है उसका बोध होता है, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है
बोध होता है, वहां पर कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। तो कर्ता की विभक्ति क्या है? ने, कर्ता ने। ओके, अब इसका उदाहरण देखेंगे। सोहन ने पुस्तक पढ़ी। सोहन ने पुस्तक पढ़ी। अब देखिए, इसमें इस तरह से पूछा जाएगा कि इस पंक्ति में कौन सा कारक है। तो कर्ता ने, पुस्तक किसने पढ़ी है? सोहन ने पढ़ी है, ऐसे थोड़ी ना पढ़ी है, किसी ने पढ़ी है। ठीक है, तो पुस्तक किसने पढ़ी है? ने, पुस्तक सोहन ने पढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, जिस इसमें हमें क्रिया के करने वाले का बोध और मतलब पुस्तक पढ़ी जा रही है कर्ता के द्वारा ही। ठीक है, तो सोहन ने, तो आप लोग विभक्ति से भी इसको पहचान सकते हैं कि सोहन ने पुस्तक पढ़ी, तो इसमें कौन सा कारक है? कर्ता कारक हो जाएगा। ओके, अब अगर इस तरह से भी हो सकता था, ये सोहन पुस्तक पढ़ता है। सोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, अब देखिए सोहन पुस्तक पढ़ता है, अब इसमें ने विभक्ति लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पर लग रहा है ना पता कि जो पुस्तक है उसको कोई ना कोई पढ़ रहा है, कर्ता ही पढ़ रहा है। ठीक है, सोहन पुस्तक पढ़ता है। कई बार जो कर्ता कारक है वो जो ने विभक्ति उसमें नहीं होती, विभक्ति रहित तो होता है। तो ऐसे वाक्य में होता है सोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो मतलब पुस्तक पढ़ी है, सोहन ने ही पढ़ी है। जब ये देखिए इसमें ये वाक्य जो है किसमें? वर्तमान काल में है। जब इसको आप लोग क्या ले जाएंगे? भूतकाल में ले जाएंगे, तब इसमें ने विभक्ति लग जाती है। परंतु जब ये भूतकाल में होगा, जब इसको वर्तमान में ले जाते हैं ना वाक्य को, तब ये जो है किस तरह से हो जाएगा? ने विभक्ति के रहित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम इसमें कर्म कारक। दूसरा हो जाएगा कर्म कारक क्या होगा? तो कर्म कारक क्या होता है? कर्म मतलब कर्म कारक क्या होगा? देखिए, जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का फल पड़ता है। ठीक है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका फल पड़ता है। ठीक है, मतलब जो भी कर्म हमारे द्वारा किया जा रहा है उसका फल जिस भी व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है, वहां पर कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का फल पड़े, जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का फल पड़े, वहां कर्म कारक होता है। ठीक है, जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का फल पड़े, वहां पर कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, तो कर्म की विभक्ति क्या है? कर्ता ने कर्म को, तो को विभक्ति है कर्म कारक की। ठीक है, अब इसमें उदाहरण देखेंगे। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। ओके, अब देखिए एक वाक्य में 2 या 3 कारक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो राम ने रावण को मारा। अब इसमें पहचानिए जो भी कार्य हो रहा है, ठीक है, जो भी यहाँ पर क्रिया हो रही है उसका फल जिस पर भी पड़ रहा है वहां पर कर्म कारक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मारना क्रिया हो रही है और इसका फल किस पर पड़ रहा है? रावण मर गया है। ठीक है, तो रावण पड़ रहा है, तो रावण को में कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, अब इसी वाक्य में कर्ता कारक भी है, राम ने। ओके, यहाँ पर कर्ता कारक है, यहाँ पर कर्म कारक है। ओके, तीसरा करेंगे हम करण कारक। करण कारक, तो यहां पर क्या विभक्ति होती है? से विभक्ति होती है। तो ये जो से विभक्ति है इसका प्रयोग होता है, इसमें किसी साधन या उपकरण का प्रयोग होता है। ठीक है, साधन या उपकरण।
कोई उपकरण इसमें प्रयोग हो गया, जैसे चाकू हो गया, डंडा हो गया, छड़ी हो गया, कोई ना कोई इसमें उपकरण प्रयोग होता ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे, संज्ञा के जिस रूप से साधन का बोध होता है। ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के साधन का पता चले, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो, वहां करण कारक होगा, वहां करण कारक होता है। ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो, वहां पर करण कारक होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण है, बच्चा खिलौने से खेलता है, बच्चा खिलौने से खेलता है। ओके, बच्चा खिलौने से खेलता है। अब खिलौना क्या है? खिलौना उपकरण है बच्चे को खेलने का। ठीक है, तो खिलौने से में कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए, राम ने लाठी से भैंस को मारा, भैंस को मारा। ओके, अब यहां पर देखिए, लाठी क्या है? उपकरण है एक। ठीक है, लाठी से भैंस को मारा, तो लाठी से में कौन सा कारक हो जाएगा? यहां पर करण कारक है। ठीक है, कोई उपकरण है, राम ने लाठी से भैंस को मारा है। ओके, तो कौन सा कारक है? उपकरण है, लाठी से में। ठीक है, उपकरण प्रयोग हो रहा है, इसलिए करण कारक है। अब इसी वाक्य में देखिए 3 कारक प्रयोग हो रहे हैं, तो एक वाक्य में 2-3 कारक प्रयोग किए जा सकते हैं। आपसे जो पूछा जाएगा आपने सिर्फ उसका आंसर देना है। इसमें पूछा जा सकता है कर्ता कारक कौन है, तो राम ने में कौन सा है? कर्ता कारक है। ठीक है, नेक्स्ट है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। ठीक है, अब संप्रदान का अर्थ होता है देना। ठीक है, देना। संप्रदान का, अब देखिए संप्रदान में जो भी व्यक्ति होती है वो क्या होती है? को के लिए। ठीक है, सबसे पहले परिभाषा लिखिए संप्रदान कारक की। अब देखिए, मतलब जिसे कुछ दिया जा रहा है। ठीक है, जहां पर जिसके लिए कुछ किया जा रहा है, जिसे कुछ दिया जा रहा है, जहां पर कुछ देने का बोध होता है। ठीक है, सिर्फ आप सिंपल लैंग्वेज में परिभाषा लिखेंगे, जिसमें कुछ दिया जा रहा है, जिसमें कुछ देने का भाव लग रहा है, वहां पर कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक होगा। जिसे कुछ दिया जा रहा है, या जहां पर देने का भाव हो। ठीक है, देने का भाव जहां पर होता है, वहां पर कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें देखिए उदाहरण होगा, राम भिखारी को दान देता है, राम भिखारी को दान देता है। मतलब इसमें कुछ देने का भाव होगा, इसीलिए यहां पर को विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। राम भिखारी को दान देता है। यह पुस्तक मोहन के लिए है, यह पुस्तक मोहन के लिए है। ठीक है, अब देखिए यह पुस्तक मोहन के लिए है, मतलब देने का भाव हो रहा है, यहाँ पर मोहन के लिए है ये। ठीक है, तो यहाँ पर मोहन के लिए है, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? इसमें संप्रदान कारक हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट है अपदान से। अपादान कारक। तो यहां पर विभक्ति क्या हो जाएगी, से विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो से विभक्ति प्रयोग होती है ये अलग होने की जो है स्थिति को दर्शाती है, ठीक है। यहाँ पर मतलब जहां पर हमें अलग होने का भाव नजर आ रहा है वहां पर कौन सा कारक हो जाएगा, अपदान कारक होता है। संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलगाव का बोध होता है, अलगाव मतलब अलग होने का, अलगाव का बोध होता है, वहां पर कौन सा कारक होता है, अपदान कारक होता है। जैसे उदाहरण देखिए, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, या वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब देखिए मान लो ये कोई वृक्ष है, ठीक है। अब जो पत्ता है पहले यहां था, फिर गिर के नीचे पहुंच गया, तो गिर गया मतलब अलग हो गया, ठीक है। जहां पर अलगाव का बोध होता है वहां पर कौन सा कारक हो जाएगा, अपदान कारक हो जाएगा। ओके, दूसरा उदाहरण भी देख लो एक और। रोहन छत से गिर गया, रोहन छत से गिर गया मतलब पहले छत पर था फिर छत से गिर गया मतलब वो नीचे पहुंच चुका है अब, ठीक है, मतलब अलग हो गए, छत और क्या है, रोहन अलग हो गए हैं। तो जहां भी अलगाव की स्थिति हो रही है, अलग होने का भाव होता है, वहां पर कौन सा कारक हो जाएगा, अपदान कारक। नेक्स्ट है संबंध कारक। तो संबंध कारक क्या हो जाएगा, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध का बोध होता है, ठीक है। इसको आप लोग खुद लिखेंगे परिभाषा को। जहां पर एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध का बोध हो जाए वहां पर संबंध कारक होता है, ठीक है। तो संबंध कारक की विभक्ति क्या है, का के की रा रे री, ठीक है, ये है संबंध कारक की विभक्ति। अब देखिए उदाहरण क्या हो जाएगा इसमें, यह राम की पुस्तक है, यह राम की पुस्तक है, वह राजा का आदमी है, वह राजा का आदमी है। अब पुस्तक किसकी है, राम की है, आदमी किसका है भाई, राजा का है, संबंध है, इसमें संबंध स्थापित हो रहा है, ठीक है। तो वहां पर कौन सा कारक होगा, संबंध कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्या है, अधिकरण कारक। अब देखिए अधिकरण कारक, इसको आपने ध्यान से समझना है, ठीक है। तो अधिकरण कारक क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें आधार का बोध होता है, मतलब कोई आधार इसमें हमें मिलेगा, देखने को कोई आधार होता है, ठीक है। तो पहले परिभाषा लिखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, ठीक है, क्रिया के
आधार का बोध होता है, वहां पर अधिकरण कारक हो जाएगा और इसकी विभक्ति क्या होगी, अधिकरण की में और पर। ओके, अब उदाहरण देखेंगे। छत पर पतंग पड़ी है। पहला उदाहरण देखिए, छत पर पतंग पड़ी है। दूसरा उदाहरण देखो, फिर समझाती हूं, ठीक है। मछलियां जल में रहती है, ठीक है, मछलियां जल में रहती है। तीसरा देखिए, ऋषि आसन पर बैठा है। ऋषि आसन पर बैठा है। आसन मतलब यहाँ पर आसन का अर्थ व्यायाम से नहीं ले रहे हैं, आसन मतलब जो हमारे बैठने के लिए जो मैट या दरी वगैरह होती है, ठीक है। ऋषि आसन पर बैठा है, ठीक है। ओके, अब देखिए, छत पर पतंग पड़ी है। पतंग कहां पर पड़ी है, छत पर पड़ी है, ठीक है। छत पर पतंग पड़ी है मतलब जो पतंग है उसको कोई आधार मिला है, छत है उसका आधार, ठीक है। अब नेक्स्ट है, मछलियां जल में रहती है। अब मछलियां कहाँ रह रही है, जल में रह रही है, आधार मिला है उनको, कोई स्थान मिला है रहने के लिए, ठीक है, जल में रहती है। नेक्स्ट है, ऋषि आसन पर बैठा है, मतलब कोई आसन है उसके ऊपर बैठा है ऋषि, ठीक है। नेक्स्ट है संबोधन कारक। जैसे इसमें उदाहरण हो सकता था, पुस्तक टेबल पर पड़ी है, ठीक है, पुस्तक टेबल पर पड़ी है। पुस्तक टेबल पर पड़ी है। अब टेबल पर पड़ी है पुस्तक, मतलब जो पुस्तक है वो टेबल के ऊपर है, तो टेबल उसका कोई आधार है, कोई बेस मिल गया उसको, ठीक है। ओके, लास्ट रह जाता है अब हमारा संबोधन कारक। संबोधन कारक, ओके। अब संबोधन कारक क्या हो जाएगा, देखिए, संबोधन मतलब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने का बोध हो रहा है, ठीक है, किसी को बुलाने या पुकारने का जहां पर बोध होता है वहां पर संबोधन कारक होता है, ठीक है। अब संबोधन चिन्ह आप लोगों को पता होना चाहिए, इस तरह से होता है संबोधन चिन्ह। और संबोधन कारक की भी व्यक्ति क्या है, हे, अरे। ओके, अब देखिए उदाहरण होंगे इसमें, अरे राम, अरे राम तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो। हे भगवान ये क्या हो गया, हे, इस तरह के जो वाक्य होते हैं ना, ठीक है, वहां पर संबोधन कारक का प्रयोग होगा। हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, हे ईश्वर, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। ओके, यहाँ पर संबोधन चिन्ह है, तो ये वाक्य किस में आएंगे, संबोधन कारक में आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा कारक वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। तो हमारी ये जो क्लासेस है, टीएसटी, पीएसटी, जेएफटी, एलटी, टेट, मेडिकल, नॉन मेडिकल, पटवारी है, आर्मी है, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने जल्द से जल्द जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर ले। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।